चलिए दोस्तों, तो करते हैं शुरुआत अपने चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब ये चैप्टर अपने आप में, इसका जो नाम है वही आपको ये बता के चल रहा है क्या कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। इसके अंदर हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जानेंगे एंड दोज अकाउंटिंग टर्म्स आर बेसिक। मतलब कि क्या सर इस चैप्टर के अंदर हमें सारे के सारे अकाउंटिंग टर्म्स पता लग जाएंगे? 100% अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं वो सबके सब इसी चैप्टर में दिए हुए हैं? ऐसा नहीं है। इसके अंदर इस जो चैप्टर का मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा लोग जो 11th क्लास में जिन्होंने एंटर किया और उनको अकाउंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या चीजें होती है, किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हो सकता है आपको नॉर्मल लैंग्वेज में वो बातें पता भी हो, बट हम अपने अकाउंट्स में कौन सी टर्म यूज करते हैं, किस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं अपनी अकाउंटिंग करते वक्त, और हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो किस टर्म में दी जाती है, क्या क्या बातें उसके अंदर लिखी जाती हैं, उन टर्म्स को हम सीखेंगे। और दोज आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस अकाउंटिंग टर्म की यहां पे बात नहीं हो रही है, बट यहां पे जितनी बातें आपको कवर कराई गई हैं फिलहाल जो मैं लेके चल रहा हूं, इसके अंदर मैंने आपको 42 ऐसे टर्म्स हैं जिसको मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। इन 42 टर्म्स को आप सीखेंगे यहां पे इस चैप्टर के अंदर, और फिर इससे रिलेटेड आप इसमें क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। ये 42 टर्म्स जो हैं वो ये आपके सामने हैं, इनको हम समझेंगे ऑब्वियसली टुकड़ों में समझेंगे, एक साथ लोड नहीं आएगा आपके ऊपर, बट एट लास्ट जब आप इन 42 टर्म्स से रूबरू हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की यहां पे बातें हो रही हैं, किस किस तरीके से उसको समझा जाता है। तो इन 42 टर्म्स के बाद आप अकाउंटिंग के अंदर प्रवेश करने के लायक हो जाएंगे। मतलब कि इन 42 टर्म्स के बाद आपसे अगर अकाउंट्स की भाषा में बात करना चाहें तो बात की जा सकती है। ये चैप्टर इसलिए भी जरूरी है, जैसे कि आप कहते हैं कि आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंग्लिश की ग्रामर आनी चाहिए, तब आप सही इंग्लिश बोल पाएंगे। सेम टू सेम अकाउंट्स के अंदर आपको अकाउंटिंग करनी आ तो गई है, आपको अकाउंट्स बनाने आ तो गए हैं, लेकिन आप भाषा सही नहीं चुन पा रहे, मतलब कि आप टर्म्स सही यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो होगा वो उतना फाइन नहीं दिखेगा, उतना फाइन नहीं होगा जब तक कि आप इस टर्म्स से अच्छे से रूबरू ना हो जाएं। तो हम इन टर्म्स को समझेंगे, वन बाय वन समझेंगे, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईजी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके इसको समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे यहां पे इन चैप्टर के साथ। सबसे पहला टर्म जो देखिए आपके सामने है, दिस इज एंटिटी। ये कह रहा है कि भाई साहब एंटिटी क्या होती है ये बताइए। तो आप समझिए जरा एंटिटी किसको कहते हैं। कोई भी एक व्यक्ति जब कोई काम को स्टार्ट करता है, जब भी कोई एक व्यक्ति किसी काम को स्टार्ट करता है, तो जो वो स्टार्ट करता है उसमें वो नाम उसका कुछ और रखता है। नाम कुछ और का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए कि आपका नाम है रोहन। आपका नाम क्या है? आपका नाम है रोहन। तो आप जब एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, वॉट एवर इट इज, तो उसका आप एक नाम देते हैं, उसको एक नाम से आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और जो भी आप उसको नाम देते हैं वो आपकी एंटिटी के नेम से जाना जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग कि इस एंटिटी के अंदर आप करते क्या है, इस एंटिटी के अंदर आप फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेंगे। क्या करेंगे? फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेंगे। और वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि आप जो इसके अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं वो फाइनेंशियल है और आप ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति ने, जैसे कि रोहन एक व्यक्ति है, इन्होंने एक फर्म एस्टेब्लिश करी, या फिर इन्होंने सपोज कीजिए एक कोई क्लब ओपन किया और उसके अंदर ये अपने मेंबर्स को क्लब मेंबरशिप वगैरह देते हैं। इसका इनका मोटिव क्या है? इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे एक रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होगा, लेट्स से, हो सकता है ना हो, किसी और नाम से हो, बट इस टाइप के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं जिसको हम RWA कहते हैं। ये एसोसिएशन जो है ये क्या काम करती है? ये जो भी इस रेजिडेंशियल एरिया में कवर होते हैं, जो भी लोग यहाँ पे कवर होते हैं, जो भी यहाँ की प्रॉपर्टीज कवर होती है, उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं और लोगों से
कुछ ना कुछ यहाँ पे चंदा लिया जाता है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, या कह लो कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, और उस सब्सक्रिप्शन के रूप में, सब्सक्रिप्शन के बदले उनको सर्विसेज दी जाती हैं। और सर्विसेज क्या होती हैं कि उस सोसाइटी को अच्छा रखने में मदद होती है, ट्रीज वगैरह लगाए जाते हैं, क्लीनिंग वगैरह की जाती है, काइंड ऑफ अदर एक्टिविटीज होती है। तो इस टाइप से जो आरडब्ल्यूए बनाया जाता है, क्या ये इकोनॉमिक एंटिटी है? हाँ जी, ये भी एक एंटिटी है, और ये इकोनॉमिक एंटिटी। इकोनॉमिक एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती है, और ये एक नए नाम से जाना जाता है। ये आरडब्ल्यूए जो है वो किसी राम श्याम मोहन का नहीं है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल्स का है, जिसको कि एक यूनिक नाम रख दिया जाता है, कुछ भी नाम हो सकता है, और उस नाम से इसको जाना जाता है, उस नाम से इसको पहचाना जाता है। तो कोई भी एंटिटी जिसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको हम इकोनॉमिक एंटिटी कह देते हैं, मतलब फाइनेंशियल लेन देन वहां पे होता है, और उसको एक अलग नाम से पहचाना जाता है, एक एंटरप्राइज को अलग नाम से पहचाना जाता है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एंटिटी का। मैंने आपको पीछे लेक्चर्स में बताया था कि हम अकाउंट्स के अंदर जैसे एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, बट जब आप क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे या थ्योरी में और आगे पढ़ेंगे तो एंटिटी की जगह पे अगर कहीं फर्म लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी एक ही बात होती है। फर्म वर्ड यूज करें, एंटिटी वर्ड यूज करें, एंटरप्राइज वर्ड यूज करें, या फिर बिजनेस एंटरप्राइज वर्ड यूज करें, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल आर सिमिलर इन नेचर फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है सर। अब इस एंटिटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो कि बिजनेस ओपन करते हैं और उनका पर्पस होता है वहां पे प्रॉफिट अर्न करना। लेट से जो भी आपके हाथ में पेन पेंसिल है उसको जब आप यूज करते हो, हाँ जी, तो जो भी आप यहाँ पे पेन यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी एंटिटी के द्वारा ही बनाया गया होगा, और ये जो पेन है वो आपको बेचा गया है, और ऑब्वियस सी बात है कि वो जो एंटिटी होगी उसने इस पेन में कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, मतलब उसका जो पर्पस है वो क्या है? प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है। और सेम हमने जो आरडब्ल्यू का एग्जाम्पल देखा, ये भी एक एंटिटी है, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटी वगैरह करती हैं, लेकिन इनका जो यहाँ पर्पस है वो प्रॉफिट का पर्पस नहीं होता। तो इस तरीके से हम एंटिटी को समझ के चलते हैं कि एंटिटी का मतलब क्या हुआ? एंटिटी का मतलब एक इकोनॉमिक एंटिटी है जिसको एक अपने ही स्पेसिफिक नाम से पहचाना जाता है, हैविंग स्पेसिफिक आइडेंटिफाइबल एंटरप्राइज। एंटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, नंबर 1 इज बिजनेस एंटिटी और नंबर 2 इज नॉन बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या होती है? वो बिजनेस एंटिटी होती है जिसके अंदर इकोनॉमिक एंटिटी है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है, और इसको जो बनाया गया है वो किस लिए बनाया गया है? कुछ ना कुछ इनकम अर्न करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि वो अगर जो भी सर्विसेज देंगी उसमें भी वो कुछ ना कुछ इनकम अर्न करेंगे, या फिर अगर कोई गुड्स वगैरह बेचते हैं तो उसमें भी वो कोई ना कोई इनकम अर्न करेंगे। मतलब जो पर्पस है वो बिजनेस का पर्पस है, यहाँ पे कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई समाज सेवा नहीं की जा रही है। जो पर्पस है इस एंटिटी को क्रिएट करने का वो है टू अर्न सम मनी, इनकम अर्न करने के लिए इस एंटिटी को स्थापन किया गया है। उसी का जो दूसरा भाई आता है वो है नॉन बिजनेस एंटिटी, जिसके अंदर हमने एक इकोनॉमिक एंटिटी यहां पे भी चला रहे हैं, लेकिन इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है। बस पर्पस क्या है कि सर्विसेज दें हम किसको? अपने मेंबर्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने मेंबर्स को और अपनी सोसाइटी को सर्विस देने के लिए अगर हमने एंटिटी की स्थापना की है तो इस टाइप की एंटिटी को हम क्या कहते हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी। तो आपको इस बात से यहां पे ये समझ लेना है कि नॉन बिजनेस एंटिटी जो होगी, क्या ये फाइनेंशियल एक्टिविटी करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी ये करेगी। तो क्या नॉन बिजनेस एंटिटी का अकाउंटिंग करने की आवश्यकता है कि नहीं आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि एक आरडब्ल्यूए जो है वो ये कहता है कि हम मुनाफे के लिए काम नहीं करते, तो कितना पैसा उनके पास आ रहा है और कितना पैसा उनके पास से जा रहा है उसका भी हिसाब होना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है। वरना तो आपको पता ही है कि एनजीओज के आड़ में कितनी गड़बड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए इनकी भी अकाउंटिंग होना अनिवार्य है। जो नॉन बिजनेस एंटिटी है इनकी भी अकाउंटिंग की जाती है, और जो बिजनेस एंटिटी है उसकी तो अकाउंटिंग ऑब्वियसली की जाती है। तो आई होप आपको ये एंटिटी टर्म यहां पे समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, नेक्स्ट टर्म आता है, उसको नाम देते हैं हम ट्रांजैक्शंस का। सर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे कि आप और मैं
जब भी कोई सामान परचेज करते हैं, कोई गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गुड्स हम लेते हैं और उसके बदले हम क्या करते हैं, उसके बदले हम सामने वाले को पैसे दे दिया करते हैं। तो कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी, कोई भी इस टाइप का एक्सचेंज अगर होता है तो इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब आप किसी को कोई पैसे भी देते हो, मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी इंसान को अपने फोन से, अपने डिजिटल बैंकिंग के जरिए, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, इनके जरिए किसी को पेमेंट देते हो, तो वो भी क्या कहलाती है, एक ट्रांजैक्शंस कहलाती है। और वो पेमेंट ऑब्वियसली या तो आपने लिया होगा इसलिए दिया है, या फिर आपने किसी को लोन दिया होगा, या फिर किसी सामान को आपने परचेज किया और उसके बदले ये ट्रांजैक्शन की है। तो ट्रांजैक्शन इज सिंपली मीन्स व्हाट, जब आप कुछ भी एक्सचेंज करते हैं और उसके बदले आपको मॉनेटरी कंसिडरेशन देनी पड़ती है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। साथ ही में अगर आपने किसी को मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं दिया है, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन किया है, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करना। मतलब आपने अपने दोस्त से कहा कि आप मुझे 2 पेन दे दीजिए, मैं इसके बदले आपको 5 पेंसिल दे दूंगा। तो ये क्या हुआ, इस केस में आपका मनी इन्वॉल्व नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक ट्रांजैक्शन है, ये भी एक लेन देन है। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को भी हम ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं, और वो कवर होता है किसमें, बार्टर ट्रांजैक्शन, जहां पे मनी इन्वॉल्व नहीं होता, गुड्स के बदले गुड्स की लेन देन की जाती है। तो दिस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो सिंपल टर्म है, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी मैं करूं, आप करूं, रिलायंस करे, अंबानी करे, अडानी करे, कोई भी करे, वो जो भी एक्टिविटी की जा रही है जिसमें कि फाइनेंस या फिर मनी का वर्थ इन्वॉल्व है, मतलब फाइनेंस या फिर फाइनेंस का वर्थ जो है, मतलब कि इस 2 पेन की भी कोई कीमत होगी, या 5 पेंसिल की भी कोई कीमत होगी, और इन कीमतों का आपस में लेन देन किया गया, इसको इक्विवेलेंट करते हुए, मतलब कि ऐसा माना गया कि 2 पेन की कीमत जो है वो 5 पेंसिल के बराबर है, तो इन्होंने इसको आपस में बदल लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो इस टाइप की जो डील होती है, इस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बार्टर सिस्टम का नाम देते हैं। तो ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ गया होगा, एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर कैश और ऑन क्रेडिट बाय द बिजनेस विद आउटसाइडर्स इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। अब यहां पे देखो 2 वर्ड डिफाइन किए गए हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ऑफ एलसी कूपर क्या कहते हैं, अ पर्सन्स डीलिंग इन मनी और मनीज वर्थ आर टर्म्स एंड ट्रांजैक्शन। कोई भी पर्सन जो है, जो कि डील करता है किसमें, पैसे में, या फिर पैसे की वर्थ वाली किसी भी चीज में, हो सकता है कोई सामान या कुछ और, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन का नाम देते हैं। अब इस दोनों स्टेटमेंट में आपको डिफरेंस समझना है। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है कि यहां पे जो एक्सचेंज किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज को, चाहे कैश में चाहे उधार पे, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, बिजनेस के द्वारा किया जा रहा है। और यहां पे बिजनेस वर्ड नहीं लिखा, यहां पे पर्सन लिख दिया गया। पर्सन का मतलब क्या हो गया कि इसमें बिजनेस भी कवर्ड है। पर्सन का मतलब क्या है, इसमें बिजनेस भी कवर्ड है, और इसमें हम और आप जैसे लोग भी कवर हैं। तो कोई भी व्यक्ति जब ट्रांजैक्शन करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। बट अगर कोई जो लेन देन है, जो ट्रांजैक्शन है, वो किया जा रहा है किसी बिजनेस के द्वारा, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, उसको हम नाम दे सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अगेन हो रहा है लेन देन, ये इसको कुछ दे रहा है, ये इससे कुछ ले रहा है, चल रहा है लेन देन ही। लेकिन अगर ये लेन देन किसके द्वारा किया जाएगा, बिजनेस के द्वारा किया जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जहां पे हम एक और कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है पर्सन, मतलब किस पर्सन के अंदर बिजनेस भी कवर्ड हो गया, और कोई अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो वो भी कवर हो गई, या फिर कोई एक साधारण व्यक्ति है वो भी कवर हो गया। तो इस टाइप के लोग भी जब मनी या मनी वर्थ में डील करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांजैक्शन का। बट यही ट्रांजैक्शन अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन। वेरी सिंपल, कुछ खास नहीं। चलिए जी, तो क्या कह रहा है यहां पे, A business transaction is an economic activity of the business that changes its financial position। मतलब कि जब भी आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, कुछ पैसों का लेन देन या सामान का लेन देन करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बदल जाएगी। बदलने का मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने किसी को 5 करोड़ रुपए दे दिए, तो फाइनेंशियल पोजीशन जो पहले थी 5 करोड़ देने से पहले, वो नहीं रहेगी 5 करोड़ रुपए देने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है, चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। आपने बैंक से लोन लिया 10 करोड़ रुपए का, तो जब आप लोन लेते हो तो लोन लेने से पहले आपकी पोजीशन डिफरेंट रही होगी और लोन लेने के बाद डिफरेंट हो जाएगी। तो कहने का मूल मंत्र क्या है कि जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाती है किसी भी बिजनेस के द्वारा, इकोनॉमिक एंटिटी के द्वारा, तो उस केस में क्या होता है, उनके फाइनेंशियल पोजीशंस में बदलाव आता है। एग्जांपल के तौर पे वही एग्जांपल है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर
कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी को गुड्स देते हो तो उसके बदले कुछ ना कुछ उससे लेते हो, तो जब भी बदले की भावना आती है, मतलब उसके बदले कुछ ना कुछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कि आपने किसी को गुड्स दिया और लेट से उसने आपको पैसे ना देके आपको कोई सर्विस दे दी, आपको कोई पैसे ना देके क्या दे दी, आपको सर्विस दे दी, तो वो सर्विस क्या है, उस जगह पे कंसिडरेशन का काम करती है। बट यहां पे फाइनेंशियल एक्टिविटी हुई है, चाहे पैसा रहा हो चाहे पैसा ना रहा हो। क्यों? क्योंकि इस एक्टिविटी को मनी वर्थ में काउंट किया जा सकता है, इसकी मनी वर्थ निकाली जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज कीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन किसके हैं, आप एक कार के बिजनेसमैन है, मतलब कार के सपोज डीलर हैं आप, ठीक है जी। आप एक सर्विस लेते हैं किससे, एक एडवोकेट से। एडवोकेट से आप कहते हैं कि भाई साहब मेरे लिए केस लड़ दो, और आप मेरे लिए केस लड़ोगे तो मैं आपको एक कार दूंगा जिसकी वर्थ कितनी है, ऑब्वियसली सपोज 10 लाख रुपए, जिसकी वर्थ कितनी है 10 लाख रुपए। तो इस केस में इस एडवोकेट ने जो सर्विस दी, किसकी सर्विस दी, अपनी एडवोकेसी की सर्विस दी है, उसके बदले इसको पैसे नहीं मिले, इसको क्या मिली है, एक कार मिली है। बट क्या वो फाइनेंशियल एक्टिविटी मानी जाएगी? हाँ। क्यों? क्योंकि इस कार को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी विच इज 10 लाख रुपीज, जो कि अगर सर्विस नहीं दी होती तो ये जो डीलर है ये इस कार को 10 लाख रुपए में बेच देता किसी व्यक्ति को। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शंस भी जो है वो क्या कहलाती हैं, आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट का क्या मतलब है? तो कभी भी जब हमारी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उस ट्रांजैक्शंस को जब हम नटशेल में देखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आता है। जो ये रिजल्ट है ये ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इवेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कुछ आइटम सेल किया, आपने सेल किया है 10 लाख रुपए का कोई भी सामान, और इस 10 लाख रुपए के सामान को आपने परचेज किया था। परचेज कितने का किया था? आपने इसको परचेज किया था लेट से 6 लाख रुपीज का। तो जब आपने 10 लाख रुपए का सामान बेचा, दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। जब आपने एक 6 लाख रुपए का सामान खरीदा था, दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आप कुछ कर नहीं रहे हो, अब जब आप इसका हिसाब लगाते हो तो आपको पता लगता है कि आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये क्या है? दिस इज अ इवेंट। यहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये रिजल्ट है आपके ट्रांजैक्शंस का। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसका जो परिणाम मिला आपको वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इवेंट। तो बहुत ही बारीक सी चीज है, बट आपको समझना है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे, ये लॉस भी हो सकता था तो लॉस भी क्या होता? आपका इवेंट होता। एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने परचेज किया है, क्या आपने परचेज किए हैं 100 बुक्स। 100 बुक्स आपने परचेज किए, और ये 100 बुक्स जो आपने परचेज किए वो परचेज किए सपोज कीजिए 1000 रुपीज की। ठीक है, आपने इसमें से बेच दिया, आपने क्या बेच दिया? आपने बेच दिए इसके अंदर से 80 किताबें, 80 बुक्स आपने बेच दी हैं, और वो कितने की बेची हैं? आपने 1200 रुपए की बेच दी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट तो साफ साफ दिख ही रहा है कि इस पीरियड में आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है? 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दिस 200 रुपीज इज एन इवेंट। ये जो प्रॉफिट आप 200 रुपए का कहोगे ये क्या कहलाएगा? ये एक इवेंट कहलाएगा। साथ ही में एक इवेंट यहाँ पे एक और दिख रहा है कि आपके पास 100 बुक्स थी, 20 बुक्स चली गई, तो आपके पास क्लोजिंग में कितना बचा? क्लोजिंग आपका स्टॉक जो है बुक्स का वो कितना बचा? वो बचा 20 बुक्स। तो ये 20 बुक्स का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ये भी क्या कहलाएगा? ये भी एक इवेंट कहलाएगा। जब आपने 100 बुक्स खरीदा था वो एक ट्रांजैक्शन था, जब आपने 80 बुकों को बेचा वो एक ट्रांजैक्शन था, लेकिन जब इसको कैलकुलेट करके हमने एक रिजल्ट निकाला विच इज आवर प्रॉफिट, तो ये रिजल्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है इवेंट। और वैसे ही आपने अगर क्वांटिटी में इसको मेजर किया और जब आपने इसकी क्लोजिंग स्टॉक निकाली तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी क्या कहलाएगा? एक इवेंट। तो इवेंट आपको समझ में आ गया होगा कि ये बेसिकली रिजल्ट है आपके ट्रांजैक्शंस का। जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस का एक रिजल्ट है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम इवेंट का नाम देते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट टर्म आता है आपके पास एंट्री। एंट्री क्या होती है? तो आपने जो नॉर्मल क्रेचर में आप जब बात करते हो तो आप किसी को बोलते हैं कि हाँ भाई आप गेट के ऊपर देख ले हो, यहां पे लिखा होता है एंट्री, मतलब यहां से आपको एंट्री करना है, और एक और दूसरे गेट पे लिखा होता है एग्जिट, मतलब वहां से आपको एग्जिट करना है। तो अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एंट्री का मतलब क्या होता है? वो जगह जहां से आप एंटर कर सकते हो, दैट इज एंट्री। जैसे कि आप देखते हो मूवी थिएटर्स में, जैसे कि आप देखते हो एयरपोर्ट्स वगैरह पे, तो ये एंट्री का साइन अगर कहीं लिखा होता है या कहीं पे एंट्री वर्ड लिखा होता है, दैट मीन्स कि यू कैन एंटर फ्रॉम दिस वे, और एग्जिट मतलब यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस वे।
दिस इज दी नॉर्मल लैंग्वेज। बट जब अकाउंटिंग में आप इस एंट्री को डिफाइन करते हो तो इस एंट्री का डिफरेंस बदल जाता है, इस एंट्री की मीनिंग यहां पे बदल जाती है। एंट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एंटर करना, किसी भी चीज को एंटर करना। और यहां पे एंटर हम किसको करते हैं? हम करते हैं ट्रांजैक्शंस को एंटर या फिर इवेंट को। और एंटर करने का मतलब क्या होता है कि हम उसको करते हैं क्या? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड कहां पे करते हैं? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि किसी भी ट्रांजैक्शन को, जो भी ट्रांजैक्शन हुई, जैसे कि सेल की ट्रांजैक्शन है या परचेज की ट्रांजैक्शन है, जब आप उसको रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं कि आपने क्या कर दिया? आपने एंट्री कर दी। अब बहुत नॉर्मली इस चीज को देखेंगे कि आपको एक ट्रांजैक्शन दिया होगा और आपको कहा जाएगा इसको एंटर करो या फिर इसकी जर्नल एंट्री पास करो। इसकी क्या पास करो? इसकी जर्नल एंट्री पास करो। जर्नल एंट्री पास करने का मतलब क्या हो गया कि इस ट्रांजैक्शन को आपको एंटर करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो एंट्री वर्ड अकाउंटिंग के अंदर क्या डिफाइन करती है कि जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन या किसी इवेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो दिस रिकॉर्डिंग इज नोन एज entry in the books of accounts, entry in the form of journal, entry in the form of ledger, whatever it is। ठीक है, तो एंट्री का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस या फिर इवेंट्स। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। अगला आता है आपका अकाउंट। अब आपको पीछे ये चीज बताई गई थी, पीछे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया गया था जबकि हमारी ये जो सब्जेक्ट है इसकी शुरुआत की थी तभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, इसमें हमने कहा था कि अकाउंट, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि अकाउंट कुछ नहीं है, जब आप अकाउंटेंसी सीख लेते हो और उसको सीखते हुए जब आप अकाउंटिंग परफॉर्म करते हो, तो जब आप ये अकाउंटिंग परफॉर्म करते हो तो परफॉर्म करने के बाद जो भी आपका एक सेट ऑफ बुक्स बनाया जाता है, जो भी खाता एक बनाया जाता है, जो भी एक ढांचा तैयार किया जाता है, इस स्टेटमेंट को, इस ढांचे को, इस वर्किंग को, इस रिजल्ट को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं हम अकाउंट का। और बहुत सारे अकाउंट्स बनाते हैं इसलिए हम जनरली वर्ड यूज करते हैं अकाउंट्स। ठीक है सर। अब इस अकाउंट की बेसिकली खासियत क्या है? अकाउंट्स की अगर सिंपल मीनिंग है तो आपको सिंपली यहां पे दिख रही है, द प्लेस वेयर ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज मेंटेन्ड। मतलब कि एक पेपर के ऊपर जहां पे आपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो उस पेज ऑफ पेपर को हम क्या बोलेंगे कि भैया आपने अकाउंट बना लिया। आपने क्या तैयार कर लिया? आपने अकाउंट तैयार कर लिया। सिंपल। ठीक है, इसको हमारे कार्टर भाई साहब ने क्या डिफाइन किया? इसको कहा कि एन अकाउंट इज अ लेजर रिकॉर्डेड इन अ समराइज्ड फॉर्म। ऑब्वियसली बात है, आपकी 100 ट्रांजैक्शंस होती है, 100 ट्रांजैक्शंस को आप समराइज्ड रूप में एक पन्ने पर उतार देते हो। तो समराइज्ड फॉर्म में आपने इसको रिकॉर्ड किया ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस that have taken place with a particular person or things specified। मतलब कि किसी के साथ भी हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस करी हैं, उसको जब आप समराइज्ड रूप में एक लेजर में उतार देते हो, एक जगह पर रिकॉर्ड कर देते हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम अकाउंट्स का नाम देते हैं। अब इस अकाउंट में आपको थोड़ा बहुत और बातें यहां पे जाननी पड़ेगी जो यहां पे मेंशन नहीं है। क्या है सर वो बातें? कि अकाउंट जो है वो जनरली कैसे बनाया जाता है। ये तो आपने देख लिया कि भैया अकाउंट्स इस तरीके से होता है, अकाउंट्स के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अकाउंट्स को हम किस शॉर्ट फॉर्म से डिनोट करते हैं। अकाउंट्स को हम इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मतलब कि फुल फॉर्म आपको लिखना है तो आप अकाउंट लिखोगे, लेकिन शॉर्ट में आपको लिखना है तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। ये अलाउड है, कोई शॉर्टकट नहीं है। दिस इज द स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, इस तरीके से इसको जाना जाता है। जैसे कि अगर आपको लिखना है लेट्स से कैश अकाउंट, तो आप कैश अकाउंट या तो ऐसे लिख सकते हैं, बट प्रेफरेबली हम उसको कैसे लिखना पसंद करेंगे? हम उसको लिखते हैं कैश अकाउंट। मतलब अकाउंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है, A/C। ठीक है सर। इसके बाद जो अकाउंट है वो कैसे बनता है? तो अकाउंट बेसिकली कहा जाता है कि अकाउंट इज अ टी शेप अकाउंट। अकाउंट जो है वो कैसा होता है? एक टी शेप अकाउंट होता है। लेट्स से अगर मुझे कैश अकाउंट बनाना है तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इस टी शेप अकाउंट का मतलब क्या है कि किसी भी अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है हमारा लेफ्ट साइड, एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है सर। दो साइड में हम उसको डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम बोलते हैं डेबिट, लेफ्ट साइड को हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और राइट साइड को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। आप ये मत समझना यहां पे कि जो आप मैथमेटिक्स में देखते हो एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, ये है वैसा ही, लेकिन आप इस तरीके से रूल नहीं बना सकते हो कि डेबिट का मतलब प्लस और क्रेडिट का मतलब माइनस। ऐसा कोई रूल नहीं है। कई जगहों पे आपको डेबिट का मतलब प्लस दिखेगा, कई जगहों पे आपको डेबिट का मतलब माइनस भी दिखेगा। वो समय के साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। फिलहाल हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम इन शॉर्ट बात कर रहे हैं कि किसी भी अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। बीच में आपने लाइन खींच दी, एक ये लेफ्ट साइड हो गया, एक ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं डेबिट, राइट साइड वाले को हम बोलते हैं क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में लिखा जाता है DR।
शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में लिखा जाता है CR। ठीक है, अब जैसे ही ये चीज लिखी जाएगी आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्रेडिट को CR लिखा जाता है, समझ में आ रहा है यहां से, बट डेबिट को DR लिखा जा रहा है, जबकि डेबिट में तो कहीं R का प्रयोग ही नहीं किया गया, तो यहां पे ये R कहां से आ रहा है। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि DR जो है वो डेबिट को नहीं कहा जा रहा है और CR जो है वो क्रेडिट से नहीं आया हुआ। इसका बेसिकली जो जन्म हुआ है वो कहां से हुआ है, उसका जन्म हुआ है एक टर्म से जिसको कहते हैं हम डेटर और क्रेडिटर। ठीक है, तो डेटर से आया आपका D और R और क्रेडिटर से आया आपका C और R, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करने लगे कि डेटर का मतलब बेसिकली होता है कि जिससे हमें पैसा लेना है और क्रेडिटर का मतलब होता है जिसको हमें पैसा देना है। ऑल्दो इस चैप्टर में हम इस मीनिंग को और डिटेल में समझेंगे, बट इन शॉर्ट मैं अभी आपको जो चीज समझा रहा हूं अकाउंट, उसमें इसका जिक्र हुआ, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये जो DR है, इस DR का जन्म कहां से हुआ है, इस DR का जन्म हुआ है डेटर से, जहां पे D स्टार्टिंग का उठाया गया, R लास्ट का उठाया गया, और क्रेडिट में जब CR लिखते हैं तो इसका जन्म हुआ है क्रेडिटर से, जिसमें कि C स्टार्टिंग का उठाया गया और R हमारा लास्ट का उठा गया, इसलिए इसको शॉर्ट में DR कहते हैं, इसको शॉर्ट में CR कहते हैं। मतलब जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में बनाना पसंद करते हैं। अब इस फॉर्मेट को और प्यारा लिखने के लिए क्या हो सकता है कि सपोज कीजिए आपके पास कैश आया है, और कहां से आया है, आपने बैंक से कैश निकाला, तो आप डेबिट में लिखोगे और यहां पे लिखोगे अमाउंट, आपने कितना पैसा निकाला। और अगर आपने किसी को कैश दिया, लेट से आपने सैलरी दी है, तो आप इस तरफ लिखते हो और उसमें लिखोगे आप सपोज 5,000 रुपए की आपने सैलरी दी। अब ये अमाउंट और ये जो अंग्रेजी है ये आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम इसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एक लाइन और यहां खींच देते हैं और एक लाइन और यहां खींच देते हैं। दिस इज अगेन अ टी शेप अकाउंट। जैसे मैंने आपको टी बना के दिखाया था, तो इन शॉर्ट अकाउंट को कहा जाता है कि इट इज अ टी शेप अकाउंट। एक लाइन ऐसे जाती है, एक लाइन हमारी ऐसे जाती है और एक लाइन हमारी ऐसे जाती है। दिस इज अ टी शेप अकाउंट। बट इस टी शेप अकाउंट को और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम एक लाइन यहां पे खींचते हैं, एक लाइन यहां पे खींचते हैं, जिसको कि हम कहते हैं कि हमने एक अमाउंट का कॉलम सेपरेट बना दिया और बाकी बातें हम जो भी अंग्रेजी की होगी वो इधर लिख के चलेंगे। जहां पे हम बाकी बातें लिखेंगे उसमें हम बोलते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब कि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर आप लिखोगे वो बातें यहाँ पे अंग्रेजी अपने लिखते चलेंगे। यहाँ होता है हमारा अमाउंट, जिसके अंदर हम फिगर्स लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे उसके अलावा। और सेम पैटर्न पे इधर भी आएगा कि इधर आएगा पर्टिकुलर्स और इधर आएगा आपका अमाउंट। ठीक है, अभी बैंक यहां क्यों आ रहा है, सैलरी यहां क्यों आ रहा है, इस पे नहीं जाना, मैं बस आपको अकाउंट का फॉर्मेट समझा रहा हूं। अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं। कैश अकाउंट होता है, अकाउंट को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख के चलते हैं। राइट साइड में आप क्रेडिट लिखते हो, क्रेडिट को शॉर्ट में CR कहा जाता है। लेफ्ट साइड में आप डेबिट लिखते हो, डेबिट को शॉर्ट में DR कहा जाता है। ठीक है सर, चलिए, तो ये हमें अकाउंट से इतनी बात समझ में आ जाती है। अगला जो टर्म है वो है हमारा कैपिटल। सर कैपिटल क्या होता है, तो इट इज एन एसेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ एवरी बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। इसको सर और थोड़ा डिटेल में समझाओ। देखिए, आप ये बात समझिए कि आप एक व्यक्ति हैं और आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जब भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको बताया गया है कि आप जो हैं वो भिन्न हैं और जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे वो अलग होगा। अभी भी हमने ऊपर देखा कि आप अलग हैं और आपकी एंटिटी जो है वो अलग मानी जाती है। अब सपोज कीजिए इस व्यक्ति का नाम है राम, इस व्यक्ति का नाम है राम और इसने एक एंटिटी स्टार्ट की है और उसका नाम रखा है इसने लेट्स से राम एंटरप्राइजेस। ठीक है सर, बड़ा अच्छा नाम है। अब जब ये व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति अलग है और इसका बिजनेस अलग है। ठीक है, तो जब इसका बिजनेस अलग है तो इसके बिजनेस में भी कुछ है ही नहीं। तो बिजनेस की शुरुआत कैसे होती है, जब ये राम जो है ये अपने बिजनेस में कुछ लगाता है। कुछ लगाने का मतलब क्या है कि ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। कोई भी बिजनेस कब स्टार्ट होता है, जब आप उसमें क्या लगाते हो, आप उसमें लगाते हो पूंजी। जब आप उसमें क्या लगाते हो, आप उसमें लगाते हो पैसा। जो ये पैसा या पूंजी है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का हिंदी वर्ड क्या है, पूंजी। कौन लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है जिसका बिजनेस होगा, जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होगा। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, अगर पार्टनरशिप की बात करें तो बिजनेस का कौन होगा, वो पार्टनर होगा। और अगर कंपनी की बात करें तो कौन होगा, वो शेयर होल्डर होगा। तो हर तरीके से ऑनर के नाम बदल जाते हैं। प्रोप्राइटर कहते हैं जब कोई प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है जहां पे एक ही ऑनर होता है। पार्टनर्स कहेंगे जहां पार्टनरशिप का बिजनेस है जहां बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। और कंपनी के केस में हम कहते हैं शेयर होल्डर्स। तो कोई भी हो, प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे शेयर होल्डर हो, जब वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, पूंजी लगाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। शेयर होल्डर्स के लिए उसको शेयर्स कहा जाता है, बट
टर्म सेम है। अभी हम इसमें ना जाके कॉम्प्लिकेट ना करते हुए फिलहाल हम प्रोप्राइटर को ही समझ के चलते हैं कि एक प्रोप्राइटर है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है राम एंटरप्राइजेज, और इसमें उसने कुछ पूंजी लगाई, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। ठीक है सर। अब जब इस राम एंटरप्राइज में ये पूंजी लगाई गई तो पूंजी कैसे कैसे लगाई जा सकती है, तो ये पूंजी कैश में लगाई जा सकती है और ये पूंजी काइंड में लगाई जा सकती है। मतलब क्या हुआ कि इसको बिजनेस स्टार्ट करना था, इस बिजनेस के इसने एक ऑफिस खोला, इस ऑफिस में इसको टेबल की आवश्यकता पड़ी, तो इसने अपने घर से टेबल उठाया, इसने कहा नया क्यों खरीदना, नया नया बिजनेस है, देखते हैं चलता है कि नहीं चलता, तो इसने अपने घर से एक टेबल उठाया और बिजनेस में ले जाके रख दिया। तो ये जो बिजनेस में इसने टेबल ले जाके रखा, ये क्या बनेगा, ये इसकी कैपिटल बनेगा। इसने कुछ चेयर्स वगैरह अपने घर से उठाई और बिजनेस में ले जाके रख दी, ये चेयर क्या बनेगी, इसकी कैपिटल बनेगी। मतलब कि अगर कोई चीज ये काइंड में अपने बिजनेस में लेके जाता है तो वो भी कैपिटल है, और अगर कैश लगाया है, कैश का मतलब हमेशा कैश और बैंक होता है। कैश को मतलब आप ये मत समझे कि इसने एक बोरी कैश भरा और उस बोरी को ले जाके इसने अपने बिजनेस में लग दिया और यहां खर्चे करना शुरू हो गया। आज के टाइम पे कैश की ट्रांजैक्शन वैसे ही मिनिमम साइड में चलती है, तो इसलिए कभी भी कैश वर्ड यूज किया जाए दैट मींस कि वो बैंक की भी बात कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो पैसा लगाया है, चाहे कैश की फॉर्म में लगाया हो चाहे बैंक की फॉर्म में लगाया हो। तो जब भी प्रोप्राइटर अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी इन्वेस्ट करता है वेदर इन कैश और इन काइंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। इसका ही जस्ट अपोजिट वर्ड है कि कुछ पर्सनल जरूरत पड़ने पे जब वो अपने बिजनेस से कुछ लेके जाता है, कुछ यहां से विड्रॉ करता है, कुछ यहां से निकाल लेता है, कुछ क्या निकाल सकता है, या तो कैश या तो काइंड। कैश में भी कुछ विड्रॉ कर सकता है, काइंड में भी, यहां कुछ पड़ा हो, इसको जरूरत पड़ी है, उठा के ले जाएगा, चाहे वो कैश रखा हो चाहे वो काइंड में रखा हो, क्योंकि जब ये लगाया था तो भी यही रूल था कि कैश या काइंड कुछ भी लगा सकता है। ऐसे ही ले जाते वक्त ये कैश और काइंड कुछ भी ले जा सकता है। तो अगर कुछ ये विड्रॉ करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग का मतलब क्या है कि जब बिजनेस से आप कुछ विड्रॉ करते हो फॉर द यूज ऑफ पर्सनल, मतलब अमाउंट ऑफ गुड्स या फिर कैश विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। पर्सनल यूज के लिए जब आप विड्रॉ करते हो, चाहे कैश चाहे गुड्स, गुड्स को हम जनरली काइंड वर्ड यूज करेंगे, उसमें गुड्स पे विड्रॉ कर सकता है, उसमें वो एसेट्स पे विड्रॉ कर सकता है। अभी आपको नहीं पता है कि गुड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस गुड्स को इसी चैप्टर में हम समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। कैपिटल क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रोप्राइटर के द्वारा अपने बिजनेस के अंदर, वेदर इन कैश और इन काइंड, ड्रॉइंग इज जस्ट अपोजिट टू द कैपिटल। इसने सपोज कीजिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया कैश और काइंड दोनों मिला के 10 लाख रुपए, ठीक है, और इसने उसमें से विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपए, तो आप क्या बोलोगे, इसकी कैपिटल कितनी रह गई, कैपिटल रह गई इसकी 9 लाख रुपए। इसने और 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो 5 लाख रुपए आप इसमें आप जोड़ दोगे, इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 9 और 5 14 लाख रुपए। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। कभी ये बिजनेस में पैसा लगाता है और कभी यहां से पैसा निकाल लेता है। लगाएगा तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, निकालेगा तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, जिसको हम क्या नाम देंगे, ड्रॉइंग का नाम देंगे। ठीक है, तो दिस इज दी फर्स्ट पार्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे बेसिक 8 कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना है, बट वो हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।